नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा। तो चलिए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने कसा शिकंजा, स्वतः संज्ञान लेकर दिया कार्रवाई का आदेश। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर आदेश लागू। तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला, आपसी सहमति के मामले में कोर्ट पारित कर सकता है डिक्री, अनुच्छेद 142 का दिया हवाला। जल्द खुलेगा भारत का पहला समुद्री सुरंग, नवंबर में काम पूरा होने की संभावना। मुंबई में नगर निगम कर रहा है इसका निर्माण। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में फिर लुढ़का भारत, अंतिम 20 देशों में मिली जगह। मीडिया में राजनीतिक दखल और करप्शन को बताई वजह। अमेरिकी आयोग ने जारी की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, भारत में धार्मिक आजादी को बताया गंभीर, भारत ने खारिज किया दावा। चलिए खबरें विस्तार से देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया। इसके तहत शीर्ष अदालत ने अपने पुराने आदेश में बदलाव कर इस आदेश के दायरे में विस्तार किया है। अब यह आदेश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू किया जाएगा। खंडपीठ का कहना है कि पुलिस हेट स्पीच के खिलाफ किसी भी शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। शीर्ष अदालत ने धर्म की परवाह किए बिना ऐसी कार्रवाई का आदेश दिया है ताकि राष्ट्र की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की रक्षा की जा सके। इसके अलावा कोर्ट ने आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता के कुछ विशिष्ट प्रावधान वाली धाराओं का भी जिक्र किया है। इनमें 153A, 153B, 505, 295 जैसी धाराएं शामिल हैं। गौरतलब है कि आईपीसी की धारा 153A का संबंध धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने से जुड़ा है। इसके मुताबिक अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी धर्म या संप्रदाय की धार्मिक भावनाओं पर कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिससे लोक शांति में बाधा पैदा होती है तो वो आईपीसी की धारा 153A के तहत अपराधी होगा। ऐसे अपराधी को 3 वर्ष कारावास या जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं। वहीं धारा 153B का संबंध राष्ट्रीय एकता के खिलाफ प्रभाव डालने वाले भाषण या लांछन या दोष लगाने जैसी बात से है। इस प्रकार धारा 153A और 153B दो समूहों के बीच दुश्मनी तथा नफरत पैदा करने वाले कृत्यों को दंडनीय बनाती हैं। वहीं धारा 505 ऐसी सामग्री के प्रकाशन तथा प्रसार को अपराध बनाती है जिससे विभिन्न समूहों के बीच द्वेष या घृणा पैदा हो सकती है। गौरतलब है कि इसके अंतर्गत जो अपराध आते हैं वे आईपीसी में गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति भारतीय समाज के किसी भी वर्ग के धर्म या उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कोई कार्य करता है या फिर इस संदर्भ में कोई बयान देता है तो उसे धारा 295A के तहत दोषी माना जाता है। हाल ही में जस्टिस SK कौल की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने तलाक को लेकर अहम फैसला सुनाया। साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वो विवाह के न सुलझ सकने वाले मामलों में तलाक के लिए डिक्री पारित कर सकता है। इसके लिए न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। कोर्ट का कहना था कि जीवन साथियों के बीच दरार नहीं भर पाने के आधार पर वो किसी भी शादी को खत्म कर सकता है। ऐसी स्थिति में पार्टियों को फैमिली कोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है, जहां उन्हें 6 से 18 महीने तक का इंतजार करना पड़ता है। आपको बता दें कि ये फैसला साल 2014 में दायर शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन केस में आया है। इन्होंने भारतीय संविधान के आर्टिकल 142 के तहत तलाक के लिए याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B आपसी सहमति से तलाक लेने से संबंधित है। सेक्शन 13B(1) कहता है कि दोनों पार्टियां जिला अदालत में अपनी शादी को खत्म करने के लिए याचिका दे सकती हैं। आधार ये होगा कि वो 1 साल या उससे भी अधिक समय से अलग अलग रह रहे हैं या वो अब साथ नहीं रह सकते या पारस्परिक तरीके से शादी को खत्म करना चाहते हैं। सेक्शन 13B(2) में कहा गया है कि तलाक चाहने वाली दोनों पार्टियों को अर्जी देने की तारीख से 6 से 18 महीने का इंतजार करना होगा। 6 महीने का समय इसलिए दिया जाता है ताकि विवाह को बचाया जा सके। इस अवधि के बाद कोर्ट दोनों पक्षों को सुनकर तलाक का आदेश जारी कर सकता है। हालांकि ये प्रावधान तब लागू होते हैं जब शादी को कम से कम 1 साल का समय बीत चुका हो। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत निर्धारित अनिवार्य अवधि की प्रतीक्षा करने के विपरीत आया है। गौरतलब है कि संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है
जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। दूसरे शब्दों में, यह अनुच्छेद शीर्ष अदालत के सामने लंबित किसी भी मामले में संपूर्ण न्याय के लिए आदेश से संबंधित है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी दी। इस नीति का मकसद समन्वित तरीके से इस क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक सेट तैयार करना है। इसके अलावा चिकित्सा उपकरण उद्योग के विनियमन के लिए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को प्रबंधित करना है। सरकार ने इस नीति के माध्यम से अगले 25 वर्षों में वैश्विक बाजार में 10 से 12% हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही चिकित्सा उपकरणों के निर्माण और नवाचार में वैश्विक स्तर पर भारत की तस्वीर को प्रस्तुत करना है। जानकारों के मुताबिक इस नीति से 2030 तक चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को वर्तमान 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़त मिलने की उम्मीद है। इस क्षेत्र को रणनीतियों के एक सेट के जरिए सुविधा और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा, जो नीतिगत क्रियाकलापों के 6 व्यापक क्षेत्रों पर आधारित होगा। क्षेत्र को विनियमित करने के लिए सभी हितधारक विभागों और संगठनों को चिकित्सा उपकरणों के लाइसेंस के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं से लैस बड़े चिकित्सा उपकरण पार्क और क्लस्टर स्थापित कर संरचनात्मक सुधार किए जाने का भी विचार है। नीति में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने और भारत में फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार पर विभाग की राष्ट्रीय नीति को पूरक बनाने की बात कही गई है, ताकि अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों, नवाचार केंद्रों, प्लग एंड प्ले बुनियादी ढांचे में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना और स्टार्टअप को समर्थन दिया जा सके। इसके अलावा मानव संसाधन विकास पर भी फोकस किया जाएगा, ताकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों, प्रबंधकों, तकनीशियनों जैसे कुशल कार्यक बल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। NMIS यानी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वे 2021-22 हाल ही में जारी किया गया। इस सर्वे को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ने मिलकर जारी किया है। इस सर्वे का मकसद भारतीय विनिर्माण की प्रतियोगिता को बढ़ावा देना और सकल घरेलू उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी में वृद्धि करना है। इसके तहत फर्मों की नए उत्पादों, सेवाओं और व्यावसायिक प्रक्रियाओं का उत्पादन करने की क्षमता के संबंध में राज्यों और क्षेत्रों के प्रदर्शन को मापा गया है। सर्वेक्षण 2 आयामों पर आधारित है। एक में निर्माण फर्मों में नवाचार प्रक्रियाओं, परिणामों और बाधाओं की जांच की गई है, जबकि दूसरा इन फर्मों में नवाचार परिणामों को प्रभावित करने वाले नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करता है। सर्वे में कर्नाटक को सबसे इनोवेटिव राज्य बताया गया है। इसके बाद दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, तेलंगाना और तमिलनाडु का स्थान है। इनोवेटिव फर्मों की भागीदारी के मामले में तेलंगाना शीर्ष पर है। इसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु का स्थान है। ओडिशा, बिहार और झारखंड ऐसे राज्यों में शुमार हैं जहां ऐसी फर्मों की सबसे कम हिस्सेदारी देखने को मिली है। सर्वेक्षण में आंतरिक धन की कमी, उच्च नवाचार लागत और बाहरी स्रोतों से वित्त पोषण में कमी को नवाचार के मार्ग में बाधा के रूप में बताया गया है। सर्वे के मुताबिक गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव औद्योगिक प्रदेश होने के बावजूद बड़े स्तर पर नवाचार बाधाओं का सामना करते हैं। आपको बता दें कि पहली बार राष्ट्रीय नवाचार सर्वे को साल 2011 में जारी किया गया था। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य भारतीय विनिर्माण फर्मों का नवाचार प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। जानकारों के मुताबिक ये सर्वे मेक इन इंडिया कार्यक्रम, विशेष रूप से उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद करेगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देगा। बीते दिनों भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली के दिल्ली हाट में MEC यानी मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया। इसे नेफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कृषि मंत्रालय के सहयोग से स्थापित किया है। इसका मकसद बाजरा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आम जनता के बीच इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। गौरतलब है कि MEC की स्थापना से भारत बाजरा के लिए वैश्विक सेंटर बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। जानकारों के मुताबिक इससे न केवल बाजरा के आहार लाभों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि श्री अन्न को एक पोषण शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। असल में इसी साल ग्लोबल मिलेट सम्मेलन के दौरान मिलेट्स को श्री अन्न नाम दिया गया था। इसका मकसद मोटे अनाज की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग करना था। इसके अलावा MEC में स्थानीय बाजरा स्टार्टअप से विभिन्न प्रकार के रेडी टू ईट और रेडी टू कुक उत्पाद भी खरीद सकते हैं। MEC उपभोक्ताओं को मिलेट्स खाद्य पदार्थों के मेन्यू और एक इन स्टोर खरीदारी का अनुभव प्रदान करेगा।
गौरतलब है कि 72 देशों द्वारा समर्थित भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया था। इसी क्रम में सरकार ने पूरे साल मोटा अनाज पर आधारित समारोह आयोजित किए जाने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 जारी किया। इस सूचकांक में 180 देशों के लिए रैंकिंग जारी की गई। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 की थीम है डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क प्रेस स्वतंत्रता में टॉप 3 स्थान पर हैं। वहीं उत्तर कोरिया सबसे निचले पायदान पर है। दिलचस्प ढंग से भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका और पाकिस्तान के प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में विशेष सुधार हुआ है। श्रीलंका इस वर्ष 135वें स्थान पर है, जो पिछले साल 146वें पायदान पर था, और पाकिस्तान इस वर्ष 150वें स्थान पर है, जो वर्ष 2022 में 157वीं रैंक पर था। वहीं 11 पायदान के नुकसान के साथ भारत को इस रैंकिंग में 161वां स्थान मिला है। वर्ष 2022 में भारत की रैंकिंग 150वीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया कर्मियों पर होने वाले हमले, मीडिया में बढ़ता राजनीतिक दखल और भ्रष्टाचार इस गिरावट के प्रमुख कारण हैं। हालांकि अक्सर ही इस इंडेक्स की वैधता पर भी सवाल उठते रहते हैं कि आखिर वो कौन सी रहस्यमय प्रणाली है जिसमें पाकिस्तान जैसा देश रैंकिंग में ऊपर आ जाता है। सैंपल साइज से लेकर सर्वे करने की विधि को लेकर तमाम सवाल इस संस्था पर उठते रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस का एक गैर लाभकारी संगठन है जो वैश्विक स्तर पर मीडिया के कार्यों पर वॉचडॉग का काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य मीडिया की आजादी की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। ये संस्था वर्ष 2002 से हर साल विश्व के अधिकांश देशों के लिए प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करती है। इसे 5 पैरामीटर्स के आधार पर तैयार किया जाता है। ये पैरामीटर्स हैं राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा। मीडिया खबरों के मुताबिक भारत का पहला अंडर सी सुरंग प्रोजेक्ट यानी समुद्र के अंदर सुरंग वाली परियोजना के इसी साल नवंबर में पूरा होने की उम्मीद है। सुरंग की लंबाई 2.07 किलोमीटर है, जिसका लगभग 1 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे है। ये समुद्र तल से 17 से 20 मीटर नीचे है और इसका व्यास 12.19 मीटर है। ये महाराष्ट्र के गिरगांव से शुरू होकर ब्रीच कैंडी के प्रियदर्शिनी पार्क पर समाप्त होती है। इसका निर्माण बृहन मुंबई नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, जो मुंबई तटीय सड़क परियोजना का हिस्सा है। इसके तहत दक्षिण मुंबई में मरीन ड्राइव को बांद्रा वर्ली समुद्री लिंक के वर्ली छोर से जोड़ने वाला 8 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। अभी इस दूरी को तय करने में 40 मिनट से ज्यादा का समय लगता है, लेकिन प्रस्तावित परियोजना के पूरा होने से यात्रा का समय घटकर लगभग 12 मिनट रह जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 12,700 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद ये भारत में पहली अंडर सी रोड सुरंग होगी। महाराष्ट्र सरकार ने इस परियोजना को यातायात, परिवहन और प्रदूषण जैसी समस्याओं के मद्देनजर शुरू किया था। आपको बता दें कि बीते माह देश में पहली बार कोई मेट्रो नदी के नीचे से होकर गुजरी है। इसके लिए कोलकाता के हुगली नदी के नीचे सुरंग बनाई गई है। ये मेट्रो कोलकाता से हावड़ा को जोड़ती है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने नए उच्च रेजोल्यूशन डेटा के माध्यम से 19,325 नए सी माउंट्स यानी समुद्री पर्वत की खोज की है। वैज्ञानिकों ने वर्ष 2011 की एक गणना में दुनिया के महासागरों में 24,000 समुद्री पर्वतों की मैपिंग की थी। इस बात की जानकारी साइंस फॉर ऑल नामक संगठन की रिपोर्ट में प्रकाशित की गई है। दरअसल समुद्री पर्वत सागरीय जल के नीचे बने पहाड़ होते हैं। इनका निर्माण ज्वालामुखी गतिविधियों के माध्यम से होता है। इसे समुद्री जीवन के हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। अधिकांश सीमाउंट्स मध्य महासागर के रिजों, इंट्राप्लेट, ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधि वाले समुद्री द्वीप श्रृंखलाओं के पास बनते हैं। ये सीमाउंट्स सक्रिय, विलुप्त या सुप्त ज्वालामुखी पर्वत के रूप में भी हो सकते हैं। चूंकि सीमाउंट्स का निर्माण पिघले हुए मैग्मा के बाहर आकर जमने से होता है, इस कारण ये पृथ्वी की मध्य परत मेंटल की संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। साथ ही टेक्टोनिक प्लेट्स के विकास से संबंधित जानकारी भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा समुद्र वैज्ञानिक सी माउंट्स का अध्ययन करके समुद्र के जल के प्रसारित होने और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता के बारे में पता लगाते हैं। साधारणतः सर्वेक्षक 2 तरीकों से सी माउंट को मैप कर सकते हैं। पहला तरीका है टोपोग्राफिक मैपिंग। इसके लिए जहाजों पर इको साउंडर्स या मल्टी बीम सोनार का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूसरा है ग्रेविटी फील्ड मैपिंग। इसके लिए सैटेलाइट अल्टीमेट्री का उपयोग किया जाता है।
आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने स्थलाकृतिक मानचित्रण के लिए टोपोग्राफिक मैपिंग के जरिए सी माउंट का पता लगाया है। इसके अलावा भारत और फ्रांस द्वारा विकसित सरल उपग्रह ने इस क्षेत्र में अहम योगदान दिया है। हाल ही में पंजाब के लुधियाना में जहरीली गैस के रिसाव से 11 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। खबर के मुताबिक गैस का यह रिसाव सीवर के मैनहोल से हुआ था। इस गैस का नाम हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन और सल्फर का एक यौगिक है। इसका रासायनिक फॉर्मूला H2S है। इसकी गंध सड़े हुए अंडों जैसी होती है। ये गैस बहुत जहरीली, संक्षारक और ज्वलनशील होती है। ये रंगहीन, अत्यधिक अम्लीय और घातक गैस है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इस गैस का इस्तेमाल रासायनिक और विनिर्माण उद्योग में होता है। इसके भौतिक गुणों की बात करें तो यह हवा से भारी और पानी में घुलनशील होती है। ये अक्सर ऑक्सीजन गैस की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के माइक्रोबियल अपचयन से उत्पन्न होती है। उदाहरण के रूप में जैसे दलदल और सीवर आदि में इसी प्रक्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है। इस प्रक्रिया को आमतौर पर एनारोबिक पाचन के रूप में जाना जाता है, जो सल्फेट को कम करने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा H2S ज्वालामुखीय गैसों, प्राकृतिक गैसों और कुएं के पानी के कुछ स्रोतों से भी उत्पन्न होती है। हाल ही में USCIRF यानी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इसमें दुनिया भर में धार्मिक आजादी की बिगड़ती स्थिति का जिक्र है। इसके लिए आयोग ने साल 2022 के दौरान दुनिया भर में हुए घटनाक्रमों को पैमाना बनाया है। इसमें अफगानिस्तान, चीन, क्यूबा, ईरान, निकारागुआ और रूस जैसे देशों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी शामिल हैं। USCIRF ने अपनी इस रिपोर्ट में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट को 17 देशों को विशेष चिंता वाले देशों के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट के मुताबिक इन देशों की सरकारें धर्म या विश्वास की आजादी के अधिकार का गंभीर रूप से उल्लंघन कर रही हैं या इस उल्लंघन को रोकने के लिए कोई काम नहीं कर रही हैं। इनमें म्यांमार, चीन, क्यूबा, इरिट्रिया, ईरान, निकारागुआ, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं। इनके अलावा इसमें अफगानिस्तान, भारत, नाइजीरिया, सीरिया और वियतनाम को भी शामिल किया गया है। हालांकि इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है। मंत्रालय ने कहा है कि USCIRF द्वारा भारत के संदर्भ में गलत व्याख्या की गई है। उसकी यह व्याख्या पक्षपाती और दुर्भावना से प्रेरित है। साथ ही मंत्रालय ने USCIRF से कहा है कि वो भारत की बहुलता और इसके लोकतांत्रिक लोकाचार की बेहतर समझ विकसित करे। गौरतलब है कि USCIRF यानी द यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अमेरिका का एक स्वायत्त निकाय है। इसे साल 1998 के अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में संशोधन कर स्थापित किया गया था। ये विदेशों में धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के सार्वभौमिक अधिकार की निगरानी करता है। इस संदर्भ में ये अमेरिकी सरकार को नीतिगत सिफारिशें करता है। हालांकि ये सिफारिशें अमेरिकी सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। इसके 9 सदस्यों की नियुक्ति प्रत्येक राजनीतिक दल के अध्यक्ष या कांग्रेस के नेताओं द्वारा की जाती है। आयोग के मुताबिक ये गैर पक्षपाती पेशेवर कर्मचारियों द्वारा समर्थित होते हैं। बीते दिनों RBI ने 2022-23 के लिए मुद्रा और वित्त पर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का विषय टुवर्ड्स अ ग्रीनर क्लीनर इंडिया है। रिपोर्ट का दावा है कि भारत को साल 2030 तक जलवायु अनुकूल उपायों को अपनाने के लिए 85.6 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इसके अलावा साल 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत को GDP की ऊर्जा तीव्रता में सालाना 5% की कमी करनी होगी। इसके साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार को अपनाने की आवश्यकता है। रिपोर्ट का कहना है कि जलवायु घटनाओं के कारण बुनियादी ढांचे में अंतर आ रहा है, यानी कि उसमें गिरावट आ रही है। इस अंतर को दूर करने के लिए हरित वित्त पोषण में 2030 तक हर साल GDP के 2.5% योगदान की जरूरत है। इसके लिए वित्तीय प्रणाली को पर्याप्त संसाधन जुटाने होंगे। गौरतलब है कि RBI ने भविष्य की चुनौतियों का आकलन करने के लिए जलवायु परिवर्तन के 4 प्रमुख आयामों को शामिल किया है। इसके तहत जलवायु परिवर्तन के अभूतपूर्व पैमाने और गति, इसके व्यापक आर्थिक प्रभाव, वित्तीय स्थिरता के निहितार्थ और जलवायु जोखिमों को कम करने के नीतिगत विकल्प शामिल हैं। आपको बता दें कि 2015 के पेरिस समझौते में जलवायु परिवर्तन और इससे निपटने के उपायों पर मुख्य रूप से फोकस किया गया है। भारत ने भी इस दिशा में कार्य करते हुए 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की बात कही है। इसके अलावा COP27 के दौरान भारत ने अपना दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन प्लान प्रस्तुत किया है।
इसके तहत हरित हाइड्रोजन उत्पादन के विस्तार की योजनाएं, इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण क्षमता और जैव ईंधन का बढ़ता उपयोग आदि शामिल हैं। आज के बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 142 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। 2. इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ऐसी डिक्री या आदेश पारित कर सकता है जो किसी भी कारण या उसके समक्ष लंबित मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक एवं दो दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरण उद्योग को विनियमित करना है। 2. इसके तहत अगले 25 वर्षों में वैश्विक बाजार में 10 से 12% हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा गया है। 3. चिकित्सा उपकरणों के लाइसेंस के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का प्रावधान शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 एवं 3, केवल 2 एवं 3, केवल 1 एवं 2, या फिर उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उपरोक्त दोनों, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सी माउंट्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सी माउंट्स सागरीय जल के नीचे बने पहाड़ होते हैं। 2. इसका निर्माण ज्वालामुखी गतिविधियों के माध्यम से होता है। 3. यह मध्य महासागर के रीजो, इंट्राप्लेट, ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधि वाले समुद्री द्वीप श्रृंखलाओं के पास बनते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 एवं 3, केवल 2 एवं 3, केवल 1 एवं 2, या फिर उपर्युक्त सभी। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. H2S अक्सर ऑक्सीजन गैस की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के माइक्रोबियल अपचयन से उत्पन्न होती हैं। 2. इस प्रक्रिया को एनारोबिक पाचन के रूप में जाना जाता है। 3. यह रंगहीन, अत्यधिक अम्लीय और जहरीली गैस है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 1 एवं 2, केवल 1, 2 एवं 3, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। हाल ही में एक नया लचीला बायो इलेक्ट्रॉनिक यूरिक एसिड जांच उपकरण बनाया गया है। इसकी मदद से यूरिक एसिड का पता लगाना अब आसान होगा। इसका निर्माण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान के शोधकर्ताओं ने किया है। इसका अनुप्रयोग पहनने योग्य सेंसर और पॉइंट ऑफ केयर नैदानिक परीक्षण जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है। बता दें कि यूरिक एसिड रक्तचाप की स्थिरता को बनाए रखने और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करता है। हाल ही में प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के तहत निर्मित तीसरे स्वदेशी युद्धपोत इम्फाल के समुद्री परीक्षण की शुरुआत की गई। इसके साल 2023 के अंत तक सेवा में शामिल होने की उम्मीद है। इसका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा किया गया है। साथ ही नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने इन हाउस रूप से इसका डिजाइन किया गया है। इसका नाम भारत के पूर्वोत्तर शहर इम्फाल के नाम पर रखा गया है। इसकी लंबाई 163 मीटर है और चौड़ाई 17 मीटर है। यह पोत अधिकतम 30 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। हाल ही में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल द्वारा कुछ आंकड़े प्रकाशित किए गए। आंकड़ों के अनुसार भारत के सेवा क्षेत्र का क्रय प्रबंधक सूचकांक अप्रैल 2023 में 62 हो गया है। यह सूचकांक मार्च में 57.8 था। जानकारों के मुताबिक पिछले लगभग 13 वर्षों में यह सूचकांक का उच्चतम स्तर है। बता दें कि कवर किए गए क्षेत्रों में उपभोक्ता खुदरा को छोड़कर परिवहन, सूचना, संचार, वित्त, बीमा, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं शामिल हैं। हाल ही में भारत में पहली बार ऑरोरा की घटना देखी गई। बहरहाल ऑरोरा की घटना आमतौर पर अलास्का, नॉर्वे और अन्य देशों के कुछ हिस्सों में देखने को मिलती है। इस घटना की जानकारी भारतीय खगोलीय वेधशाला ने कैमरे में कैद कर दिया है। सामान्य तौर पर रात या सुबह होने से ठीक पहले पृथ्वी के दोनों ध्रुवों यानी दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव के आसमान में हरे, लाल और नीले रंग के मिश्रण से उत्पन्न प्रकाश को ऑरोरा कहते हैं। ध्रुवों के पास इनकी उत्पत्ति की वजह से इन्हें ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है। उत्तरी अक्षांशों की ध्रुवीय ज्योति को ऑरोरा बोरियालिस,
जबकि दक्षिणी अक्षांशों की ध्रुवीय ज्योति को ऑरोरा ऑस्ट्रालिस के नाम से जाना जाता है। हाल ही में पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने तांबे के प्लेटों की डीकोडिंग की है। इसके बाद इससे प्रसिद्ध संस्कृत कवयित्री शील भट्टारिका से संबंधित जानकारी प्राप्त की। गौरतलब है कि शील भट्टारिका 9वीं शताब्दी की प्राचीन संस्कृत कवयित्री थी। वह शास्त्रीय संस्कृत साहित्य के पुरुष प्रधान क्षेत्र में एक कवयित्री के रूप में उभरी। हाल के शोध में बताया गया है कि वह चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की बेटी थी। मृदंगम वादक के रूप में कर्नाटक संगीत की दुनिया में छाए रहे कराईकुडी आर मणि का चेन्नई में निधन हो गया। वह 77 वर्ष के थे। वह रागों और कीर्तन के भी अच्छे जानकार थे। मणि ने सबसे पहले कराईकुडी रंगा अय्यंगर से और बाद में हरिहर शर्मा से संगीत सीखी थी। गौरतलब है कि मृदंग दक्षिण भारत का एक थाप यंत्र है। यह कर्नाटक संगीत में प्राथमिक ताल यंत्र होता है। इसे मृदंग खोल, मृदंगम आदि भी कहा जाता है। गांवों में लोग मृदंग बजाकर कीर्तन गीत गाते हैं। इसका एक सिरा काफी छोटा और दूसरा सिरा काफी बड़ा होता है। इनको पहले मिट्टी से ही बनाया जाता था, लेकिन आजकल लकड़ी से बनाया जाने लगा है। हाल ही में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में एक बाघ को कैमरा ट्रैप में देखा गया। इस राष्ट्रीय उद्यान में अंतिम बार बाघ को साल 1913 में देखा गया था। यह उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसे 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसका नाम परिसर के अंदर स्थित कालेसर महादेव मंदिर के नाम पर रखा गया है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में रीसस मकाक, तेंदुए, घोरल, भौंकने वाले हिरण, सांभर, चीतल, अजगर आदि जैसे कई जानवर पाए जाते हैं। हाल ही में WHO ने प्रेट नामक पहल की शुरुआत की है। प्रेट का पूरा नाम द प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस टू इमर्जिंग थ्रेट्स यानी उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन है। प्रेट पहल 3 आयामी दृष्टिकोण पर आधारित है। इसके तहत तैयारी योजनाओं को अद्यतन करना, हितधारकों के बीच संपर्क बढ़ाना, निरंतर निवेश, वित्त पोषण और महामारी की तैयारियों की निगरानी करना शामिल है। इसका मकसद इन्फ्लुएंजा या कोरोना वायरस जैसे रोग जनकों से निपटने के लिए एकीकृत योजना पर मार्गदर्शन प्रदान करना है। WHO इस पहल के माध्यम से देशों को महामारी योजना के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करेगा। हाल ही में भारत के कई शहरों में जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया। यह वह स्थिति होती है जब किसी वस्तु के ठीक ऊपर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो उस वस्तु की छाया तो बनती है परंतु दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसी घटना को जीरो शैडो डे कहते हैं। यह घटना वर्ष में 2 बार होती है। यह विशेष तौर पर उन स्थानों पर घटित होती है जो कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित होते हैं। चेन्नई, मुंबई और पुणे जैसे शहर कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित हैं। इसलिए यहाँ जीरो शैडो डे की संभावना अधिक होती है। यह घटना केवल 1 या 2 सेकंड या इससे भी कम समय के लिए होती है, लेकिन इसका प्रभाव 1.5 से 2 मिनट तक रह सकता है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।